वेलकम टू फिज़िक्स अबोर्ड। इस लेक्चर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करेंगे और रोटेशनल मोशन को उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप जब भी अपने रूम के गेट को खोलते या बंद करते हैं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसे खोलने या बंद करने के लिए, और वो फोर्स कितने डिस्टेंस पे आप अप्लाई करते हैं, ये आपका डोर का हिस्सा है। मान लीजिए आपने खोल दिया इसको, ठीक है। तो जब आप खोलते या क्लोज या ओपन करते हैं तो आप या तो डोर नॉब है यहाँ लगा हुआ, या फिर अगर डोर नॉब नहीं है तो बहुत सारी डोर्स पे हैंडल लगा हुआ रहता है। आपने कभी सोचा कि ये डोर नॉब या हैंडल एग्जैक्टली जहाँ से ये डोर अटैच्ड है, जिस फ्रेम से अटैच्ड है, जहाँ पे वॉल है, जहाँ से ये अटैच्ड है, उसके करीब डोर नॉब क्यों नहीं लगा यहाँ, या ये डोर नॉब या हैंडल एग्जैक्टली यही क्यों नहीं है जहाँ पर ये हिंज्ड है, जहाँ पर ये हिंज्ड है या पिवोटेड है, वहीं पे क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपके पास सेंस नहीं है क्या, ऐसा भला यहाँ लगाने से क्या हम लोग कंफर्टेबली डोर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी फिजिक्स छिपी हुई है। अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि इसी डोर पे मान लीजिए यहाँ डोर नॉब या हैंडल एग्जैक्टली क्लोज टू द पिवोटेड लाइन, जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, या पिवोटेड लाइन कहते हैं, जहां पर आपने क्या किया है, पूरे डोर को हिंज करके रखा है। ठीक है, तो अगर उसके क्लोज में ये डोर नॉब या हैंडल नहीं लगा हुआ है, ये जो हैंडल है वो नहीं लगा हुआ है, तो यहां लगाने का क्या फायदा है? इज दैट ओके? दूसरी बात अब ये है कि इस डोर पे आप कई तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। एक तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा सकते हैं, मीन्स एग्जैक्ट अंदर की तरफ। ठीक है, ये फोर्स एग्जैक्ट अंदर की तरफ आप लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहें तो ये फोर्स क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा टिल्टेड भी लगा सकते हैं झुकाकर। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करते जा रहे हैं इस डोर नॉब पे, वैसे वैसे डोर को ओपन या क्लोज करना या तो इजी हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर आपने लगाया है तो वहां पर उस वक्त बहुत आसान हो जाता है। अब यही फोर्स यहां नहीं लगाकर यहां लगाते हैं इस पॉइंट पे, तो क्या आप उतनी ही आसानी से डोर को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। या डोर को क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लाइन है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, या पोजीशन कहिए अगर वेक्टर ही है, तो इस पॉइंट का यानी डोर नॉब तक की जो पोजीशन है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। दूसरी कौन सी चीज क्रूशियल रोल प्ले कर रही है? जो आपने फोर्स अप्लाइड किया है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। और तीसरा क्या है? द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द अप्लाइड फोर्स। अगर डोर पे आप एग्जैक्टली इस डोर के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाकर या किसी एंगल पर फोर्स नहीं लगाकर एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। ठीक है, एग्जैक्ट डोर के एज पे, ठीक है,
ये रहा आपका डोर और उसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उस पर एग्जैक्ट ऐसे आप इस डोर नॉब पर फोर्स लगाइए, या तो ऐसे लगाइए या अपनी तरफ खींचिए, हिंज से अपनी तरफ खींचिए या उसको पुश कीजिए। पुल यानी आप खड़े हो गए डोर को ओपन करके इस पॉइंट पर, और ये फोर्स किधर लगा रहे हैं, ये जो आर्म है, ये जो पोजीशन वाली लाइन है इस डोर नॉब की, उसके एग्जैक्ट पैरेलल डायरेक्शन में या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। वैसी हालत में क्या डोर को आप रोटेट कर पाएंगे, ओपन या क्लोज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा भी अपने पोजीशन से रोटेट नहीं करेगा, जहां पर था वहीं पर रह जाएगा। उसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्हील्स में ये बोल्ट्स लगे हुए रहते हैं व्हील को रोटेट कराने के लिए, ठीक है, और पर्टिकुलर इस पॉइंट पर व्हील पिवोटेड होता है, ये पिवोट पॉइंट है। अगर मान लीजिए हमें व्हील को कभी रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए हमें इन चारों बोल्ट को खोलना होगा। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हम फोर्स लगाकर डायरेक्ट अप्लाई करके फोर्स इस बोल्ट को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेंच लगाते हैं, इस पर सेट करते हैं, और सेट करने के बाद आप देखिएगा उस रेंच की जहाँ आपने ये इस बोल्ट पर सेट किया है वो रेंच में एक लेंथ होती है, उस लेंथ पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें या फिर किसी दिए हुए एंगल से फोर्स अप्लाई करें। आप ऐसे फोर्स कभी अप्लाई करते हुए नहीं नज़र आएंगे, या कोई भी आदमी ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्ट इस पर पुश या पुल होगा ना, या खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, और अगर इधर की तरफ लगा रहा है तो पुश हो जाएगा, फिर तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसको रोटेट करना ज़रूरी है। और उस रोटेशन के लिए आप इस आर्म लेंथ, ये जो आर्म लेंथ है रेंच का, ये क्या है, रेंच है, और यहाँ जो बोल्ट आप खोलना चाह रहे हैं ये बोल्ट पर उस आर्म लेंथ के ऊपर आप क्या करते हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके इसमें क्या आ जाता है, टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। और इस टर्निंग इफेक्ट के कारण या तो ये ओपन हो जाता है, खुलने लगता है, बाहर की तरफ आने लगता है, या फिर आप इसे टाइट भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। अब ये तो हो गया व्हील के केस में, ये हो गया डोर के केस में। उसी तरह अगर मानकर चलिए कि अगर आपको एक इस तरह का कोई व्हील दिया हुआ है जिसको एग्जैक्टली उसके सेंटर पर पिवोट किया हुआ है, ये पिवोट पॉइंट है, यानी यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मान लीजिए ये हमारा चौक क्या है, कोई रॉड है, तो यहाँ से गुजर रहा है जो इस दिए हुए बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये पिवोट है। अब कहा जा रहा है आपको कि इसको रोटेट कर दीजिए, तो आप रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ फोर्स लगाएंगे? अगर एग्जैक्टली इस पर फोर्स लगाएंगे, क्या ये व्हील रोटेट करेगा? करेगा भी तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप इस पिवोट पॉइंट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आपको इस व्हील को रोटेट करना आसान हो जाता है। और यहाँ पर बहुत क्लोज टू द सरकमफ्रेंस अगर आप इस पर एक कोई लकड़ी का या लोहे का रॉड लगा दें और तब इसको रोटेट करना शुरू करें, यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। इस दिए हुए जो बाहर निकला हुआ एक रॉड है इस पॉइंट पर, जो कि इस सेंटर से पिवोट से दूर है, वहाँ पर इस पर फोर्स जब आप लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से रोटेट करने लगता है। लेकिन यही रॉड अगर आपने यहाँ एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाया हुआ है और तब फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेशनल इफेक्ट इसके अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपने जो मवेशियों को खिलाने वाली, चारा काटने वाली मशीन देखी होगी, पहले मैनुअली चलती थी, उसमें क्या करते थे, ग्रीनरी डाल के या ग्रास डाल के और एक पॉइंट से पकड़ कर ऐसे घुमाते थे तो उससे वो ग्रीनरी कट जाती थी और कटने के बाद वो आसानी से
मवेशियों को खिलाया जा सकता था। तो आपने अगर वो देखा होगा तो ये केस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ एक हैंडल होता है और हैंडल लगा हुआ रहता है और हैंडल पर आपको अपने हाथ से फोर्स लगाकर उसे रोटेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाई? 3 चीज़ें हैं। एक तो ये आर्म लेंथ है, जिसको आप किसी पॉइंट का क्या कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके आर्म लेंथ पर। और तीसरा ओरिएंटेशन और एंगल किसके किसके बीच में, आर्म लेंथ एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में, एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में। ये 3 चीज़ें हैं। अप्लाइड फोर्स, इन तीनों चीज़ों को एक पर्टिकुलर टर्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और वो टर्म क्या कहलाता है, वो टर्म कहलाता है टॉर्क, जिसे टाउ लेटर से डिनोट किया जाता है। टॉर्क एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है। दिस इज अ लैटिन वर्ड टॉर्क, जिसका मतलब ही होता है टू ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब अगर आप देखें तो एक कॉमन सेंस में क्या होगा, क्या आप किसी चीज़ को टर्न करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। टॉर्क को टाउ लेटर से डिनोट करते हैं, ये टाउ, ठीक है, TAU। तो टॉर्क को टाउ लेटर से डिनोट करते हैं। और ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल होंगे आपके लाइफ में, जैसे कैनिस्टर या कोई मर्तबान आप ले लें और उसके ऊपर जो लगा हुआ ये लिड है, ये लिड आपको ओपन करना है, या आपके लंच बॉक्स के ऊपर लगा हुआ ये लिड, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। तो आप क्या करते हैं, अगर ये खोलना है आपको तो आप यहाँ पर पकड़ते हैं दोनों साइड से और आप इसको रोटेट करते हैं ऐसे फोर्स लगाकर। यहाँ भी वही काम करते हैं, रोटेट करना पड़ता है अगर ये स्क्रू जैसे टाइट किया हुआ है तब, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं उसके ऊपर जो कैप लगा हुआ रहता है, उस कैप को आप एक ओपनर के थ्रू खोलते हैं। उस ओपनर का माउथ कुछ ऐसा होता है जहां फंसाकर आप इसे ऐसे टर्न करते हैं, देख लीजिए ऐसे टर्न करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये ओपनर भी खुल जाता है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स होंगे मशीन्स में, इंजन्स में, जहां पर रोटेशन करना ज़रूरी होता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना ज़रूरी होता है। गेट जो आपने अपने रूम का यूज़ किया जिसमें डोर लगे होते हैं, ये समझना थोड़ा आसान होता है। आप कभी भी जिस वक्त चाहें, या तो विंडो का डोर हो या आपके कमरे का जो दरवाज़ा है उसको खोलकर आप कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। जब आप करेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉर्क को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं टॉर्क को, उस वाले फिगर को रहने देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर, ये, ठीक है। इसका नाम हम R दे देते हैं। देख लीजिए गेट के इस पॉइंट से लाइन खींचा गया है, कहाँ तक, नॉब तक। तो ये क्या है, पिवोट है, जहाँ से ये वाली लाइन गुजर रही है, कहाँ तक जा रही है, नॉब तक जा रही है, ठीक है। और वहाँ मान लेते हैं कि फोर्स आपने कुछ ऐसा लगाया है। इज दैट ओके? तो ये फोर्स लगाने से ये क्या है, ये भी आपने, उसका भी डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। लेट दिस पॉइंट इज O, दैट इज कॉल्ड पिवोट और द ओरिजिन। और ये पॉइंट क्या हो गया, ये नॉब वाला पॉइंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है। अब आप जब फोर्स लगा रहे हैं तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट का, पॉइंट P का जो नॉब है इस केस में, उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी पोजीशन वेक्टर R है। तब जब टॉर्क हम लिखेंगे, टॉर्क ऑफ द फोर्स F about the origin O, क्या लिखा जाएगा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू R
दिस इज पोजीशन वेक्टर, एंड जहां पर वो है वहां से कितना फोर्स आपने लगाया है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दैट टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ अबाउट द ओरिजिन ओ, कितना लिखा आपने, दिस टाउ दैट इज वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स वेक्टर। जहां पर आपने यहां पर इस केस पर नॉब पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इज दैट ओके, जिसकी डिस्टेंस ये कितनी है, आर है, पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। तो अब आप देखिए कि जब आपने ये टॉर्क लिख लिया तो ये कितना हो गया, आर एफ, और अगर इसको आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखें या अभी इसको एक्सपेंड कर दें पहले, तो ये कितना हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, और ये आपको लगाना पड़ेगा, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन। अब कैसे डायरेक्शन पता करते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है, ऑलरेडी वेक्टर में इस चीज़ को आपने समझ लिया है। इसके लिए राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं आप। राइट हैंड रूल में आप क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, टू सेकेंड वेक्टर दैट इज फोर्स वेक्टर, थ्रू ए स्मॉलर एंगल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिगर एंगल के थ्रू लेना है, ठीक है ना, जो लार्जर एंगल है उसके थ्रू नहीं लेना है। और एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इसको पीछे की तरफ, और ये एंगल आपका फाई हो, थीटा हो, जो भी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं वहाँ से। तो फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर थ्रू ए स्मॉलर एंगल आपको चलना होता है। इस केस में आप देख लीजिए कि आप इसे आसानी से समझने के लिए अपने सारे फिंगर्स के डायरेक्शन को ऐसे लेकर जाइए, किसके डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, और उसको किधर कर्ल करना है, फोर्स की तरफ कर्ल करना है। ये कर्ल कर लीजिए, ये राइट हैंड रूल ये बहुत इजी होता है। ये डायरेक्शन मेंटेन रखिए और उसे सेकेंड वाले की तरफ मोड़िए थ्रू ए स्मॉलर एंगल। देखिए ये स्मॉलर एंगल, अगर ये फाई स्मॉलर आप नहीं लेंगे तो ये बिगर एंगल हो जाएगा, और बिगर एंगल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कहानी जस्ट कुछ और हो जाएगी। तो स्मॉलर एंगल के थ्रू ये पोजीशन वेक्टर ऐसे एक्सटेंड करता, तो ये आर ऐसे और फिर एफ ऐसे, या फिर आप ये वाला फिंगर का जो रूल है इसमें क्या करते हैं, ये फिंगर पहले लेते हैं, मिडिल वाली फिंगर बाद में लेते हैं, और इंडेक्स फिंगर से मिडिल फिंगर की तरफ आपको जाना होता है, यानी फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर जाते हैं तो स्मॉलर एंगल के थ्रू जाते हैं, और ये थंब जो है वो किसका डायरेक्शन बता देगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है, टॉर्क है, उसका डायरेक्शन बता देगा। तो ये ज़्यादा मुझे इजी लगता है। पाम को खोलिए, अपनी सारी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में डालिए और उसको रोटेट कीजिए सेकेंड वेक्टर की तरफ, अपने थंब को पॉइंट आउट कीजिए, बाहर की तरफ लाइए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं आप, ये डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ खुल रहा है, बोर्ड से बाहर खुल रहा है, और ये थंब बोर्ड से बाहर खुल रहा है, इस प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया, एग्जैक्टली आर पर भी परपेंडिकुलर और एफ पर भी परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेन एक्स और वाई है, ठीक है, बोर्ड का प्लेन, तो ये जो थंब है वो इस प्लेन से बाहर यानी जेड के डायरेक्शन में खुल रहा है। ठीक है, आउटसाइड आ रहा है इस प्लेन से बाहर, और वो परपेंडिकुलर किन किन चीज़ों पर है, फोर्स पर भी परपेंडिकुलर है और पोजीशन वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। तो राइट हैंड रूल का यूज़ कीजिए और आसानी से डायरेक्शन को पता कर लीजिए, डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड अगर आप लिखेंगे इसी चीज़ की, तो वो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सीधे सीधे आर एफ साइन थीटा। आप जानते हैं ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अगर टॉर्क की एसआई यूनिट देखिएगा तो ये न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कितनी हो जाएगी, ये न्यूटन और ये मीटर। क्या आपको याद आ रहा है इस तरह की यूनिट और भी किसी चीज़ की है? बिल्कुल है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यहाँ भी न्यूटन मीटर। अब आप कंफ्यूज तो नहीं कर जाएंगे कि न्यूटन मीटर और यहाँ भी न्यूटन मीटर, नहीं, न्यूटन मीटर को क्या लिखा जाता है, जूल लिखा जाता है,
लेकिन टॉर्क के साथ कभी भी जूल का आप यूज नहीं कर सकते हैं। यही फर्क है, आप टॉर्क के साथ जूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्शन क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, लेकिन इस पॉइंट के थ्रू आपने समझाया ना टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन ओ। लेकिन अगर यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, ठीक है, हमने तो जस्ट एक पॉइंट मान लिया और इस लाइन को पोजीशन वेक्टर के थ्रू ले लिया और इस पॉइंट जहां पर नॉब है उसको ले लिया। अगर मान लीजिए फोर्स यहां नहीं होकर कुछ ऐसा होता तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता? क्लियर है। इसको आप लेकर जाइए, पहले ऐसे लेकर जा रहे थे ऊपर की तरफ, अब आपको क्लॉकवाइज में जाना है, ठीक है। तो ये आपने पूरा अपना ये कर लिया, फिंगर्स को उसके डायरेक्शन में डालिए, अब कर्ल कीजिए फोर्स की तरफ। इस बार डाउन साइड में तो कर्ल कर लिया, थंब को आउट कीजिए। किधर जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, इस प्लेन से अंदर, लेकिन परपेंडिकुलर है वो टॉर्क का डायरेक्शन फोर्स पर भी और पोजीशन वेक्टर पर भी, सॉरी इस फोर्स पर और पोजीशन वेक्टर पर। तो ध्यान रखने की चीज है। अब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर लेकर और तब टॉर्क को समझने की कोशिश की अबाउट दैट पॉइंट। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो तब उस केस में आपको अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना होगा टॉर्क को। आइए समझते हैं उस केस को भी। फिगर एज इट इज रहने देते हैं और ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है और यहाँ ए डैश है। अब आपको टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट this axis of rotation ए डैश निकालना है, ठीक है। किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन ए डैश के अबाउट निकालना है। क्लियर है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर जो वो फिगर आप देख रहे हैं उसके हिसाब से फोर्स लगाया और फोर्स लगाया, तो यहाँ पर आपको तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि फोर्स जो है वो इस डोर के प्लेन से बाहर है, बाहर से लगा रहे हैं आप फोर्स। देख लीजिए ये पूरा एक प्लेन है और प्लेन पर फोर्स आप बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, देख लीजिए पॉइंट पे लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स आप कहाँ से लगा रहे हैं? बाहर की तरफ से अपने हैंड से लगा रहे हैं ना। एग्जैक्टली अगर मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाऊं ऐसे या ऐसे, तो देखिए मेरा हैंड कहाँ है? इस बोर्ड से बाहर से है, यहां से मैं इस पर फोर्स लगा पा रहा हूं। तो ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि फिगर 2 डायमेंशनल होता है, उसी में सब कुछ लगाना पड़ता है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर हो या फोर्स हो। तो हमें क्या लगने लगता है कि अरे ये तो एक ही प्लेन में है और इधर से इधर जा रहे हैं, तो टॉर्क कुछ ऐसा यहां से बाहर की तरफ लग गया है। नहीं, इस पॉइंट से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ नहीं, बल्कि फोर्स आपका आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। उस डोर के प्लेन में फोर्स नहीं है, बल्कि उस पॉइंट पर जाके लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप R क्रॉस F निकालते हैं, तो R क्रॉस F निकालेंगे, ठीक है, ये क्या आपका बताएगा? टॉर्क बता देगा। और टॉर्क उस केस में इस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा और हो सकता है कि ये टॉर्क का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होगा कि वो कैसे क्रॉस कर जाएगा? इस दोनों के, मैं अलग से बता रहा हूं, ये ए डैश और ए, इस दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होने के बावजूद ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करते हुए कुछ ऐसा निकल सकता है, ये टॉर्क इस दोनों के कारण, ठीक है ना। कट करते हुए कुछ ऐसा निकल जाएगा और हो सकता है कि ये एंगल यहां पर थीटा बना ले। क्लियरली समझ लीजिए अच्छे से इस बात को कि फोर्स इस प्लेन में नहीं है। तो फोर्स अगर इस प्लेन में होता तो सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ टॉर्क यहां से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता, तो ये तो कभी मीट ही नहीं करता एक्सिस पर, मीट कर पाता।
सीधे यहाँ से अंदर परपेंडिकुलर चला जाता है, यहाँ तो कभी कट ही नहीं कर पाता। लेकिन क्या है कि फोर्स बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है, चाहे इधर बाहर हो या अंदर की तरफ बाहर हो, ठीक है। वैसी हालत में जब टॉर्क आप निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड हो सकता है, जो किसी एंगल से कट करते हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको टॉर्क कहाँ से अब पता करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। देयरफॉर आप इसका क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। और ये एंगल आपको पता है, तो अब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से टॉर्क आपको पता करना है तो आपको कंपोनेंट लिखना पड़ेगा ना, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो अब ये कंपोनेंट देख लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ये ए और ये ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ और एंगल थीटा। कितना हो गया, आर क्रॉस एफ कॉस थीटा। इज दैट ओके? सो माइंड में एकदम इस बात को क्लियरली बैठा लीजिए कि टॉर्क इस पॉइंट के, टॉर्क ऑफ फोर्स, टॉर्क अकेला नहीं, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट दिस ओरिजिन इज आर क्रॉस एफ, लेकिन अबाउट दिस एक्सिस यानी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन दिस इज आर क्रॉस एफ कॉस थीटा। ओके, अब ये थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे अबाउट दिस एक्सिस वेरी कर जाएगा। आप देख लीजिए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैनिश कर जाएगा, जो कि cos 90 डिग्री 0 होता है। और अगर थीटा एग्जैक्टली इस लाइन के यहाँ पर 0 डिग्री बना ले तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस भी पता करना पड़ सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में। अब आइए इसके कुछ केसेस हैं जिसको समझ लेते हैं। इस फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं और केसेस समझ लेते हैं। टॉर्क जो है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। टॉर्क ऑफ द फोर्स F is independent of the choice of origin as long as, condition applied है, as long as the origin is taken on the एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कब तक, जब तक कि आप ओरिजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लेते रहेंगे तब तक ओरिजिन कहीं भी ले लें एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, टॉर्क उससे इंडिपेंडेंट होगा। अभी आपने देखा था कितना आया था टॉर्क, अबाउट दिस ओरिजिन ओ इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज ओ डैश। ठीक है, और ये आप ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर नया वाला। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आर डैश वेक्टर। ठीक है, और ये ओ ओ डैश। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि अब जो आप लिखेंगे अबाउट दिस ओ डैश, टॉर्क ऑफ एफ डैश, सॉरी टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ डैश, क्या लिखेंगे आप, टॉर्क इज इक्वल टू दिस ओ डैश पी या आर डैश। देखिए यही है ना आपका आर डैश, और ये कितना एफ। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आर डैश के बारे में ज़रा ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये ओ ओ डैश एंड पी, और उसमें ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम कर रहा है। देयरफॉर आप अगर इसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आप लिख पाएंगे, आर डैश इज इक्वल टू दिस ओ डैश ओ इज इक्वल टू दिस ओ डैश ओ वेक्टर।
ठीक है, प्लस दिस वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर जो ओल्ड वाला है ओरिजिन के साथ। तो अब आप रिप्लेस कर लीजिए इसको, ठीक है, आर डैश से इसको रिप्लेस कर दीजिए। कितना हो गया ये, मैं अब इसके ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा, समझ जाइएगा कि ये ओ डैश ओ है, ठीक है, प्लस आर क्रॉस एफ, इज दैट ओके। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ओ डैश ओ क्रॉस एफ प्लस आर क्रॉस एफ, ठीक है। ओ डैश ओ देखिए क्या ये लाइन है, ठीक है, और एफ देखिए, ये अगर आप यहाँ से चलते हैं इस पर और फोर्स देखिए यहाँ लग रहा है, तो ऐसे गए और ऐसे मुड़े, एग्जैक्ट देखिए आप अपने हाथ को कर्ल करके, ये वाला राइट हैंड को, सारे फिंगर्स को आप इस डायरेक्शन में लेके जाइए और कर्ल कीजिए। आपको ये लग जाएगा कि ये जो है एग्जैक्ट बाहर की तरफ निकल रहा है। किधर निकल रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब है कि ओ डैश ओ क्रॉस एफ किसके परपेंडिकुलर है? ये मैंने कहा है कि इसके ऊपर मैं जानबूझ के ये एरो नहीं दे रहा हूँ, चूंकि वो टच कर जा रहा है तो लिखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये ओ डैश ओ क्रॉस एफ देख लीजिए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है खुद पर, ठीक है, ओ डैश ओ पर परपेंडिकुलर है। और अभी आपने देखा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जब कंपोनेंट लिखते हैं, उसके अबाउट जब फोर्स और टॉर्क का कंपोनेंट लिखते हैं तो वो कितना लिखाता था? आर क्रॉस एफ कॉस थीटा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, चूंकि यही है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो आर क्रॉस एफ कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री इज 0, देयरफॉर ये रिजल्ट कितना? 0। इसका मतलब ये रिजल्ट खत्म, ठीक है, बच क्या गया? दिस वन ओनली, ठीक है। देयरफॉर देख लीजिए रिजल्ट आप लिख लीजिए फिर से, कितना आ गया ये? आर क्रॉस एफ। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट हो गया। शर्त बस इतनी है, ये कंडीशन बस इतनी है कि आपको ओरिजिन उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लेना है, तो टॉर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इज दैट ओके? बढ़ते हैं, अब कुछ केसेस को देख लेते हैं। केस 1 देखिए, केस 1 के अगर ये फोर्स एग्जैक्टली पैरेलल हो किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन के, देख लीजिए, ठीक है, ये फोर्स कहाँ हो? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाएगा। क्लियरली यहां पर समझ लीजिए, इफ अप्लाइड फोर्स इज पैरेलल टू ए डैश, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट के अबाउट जान रहे हैं टॉर्क कितना होता है? ये होता है, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन सबसे पहले निकाल लीजिए। आप देखिए ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और ये फोर्स, मोड़िए, अपने थंब को ओपन कीजिए, यहाँ देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर ये थंब जा रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब ये चौक बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा होगा तो वो फोर्स पर भी परपेंडिकुलर हो गया और इस पोजीशन वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर हो गया। मीन्स टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर यानी पोजीशन वेक्टर एज वेल एज फोर्स। और आपने क्या लिया हुआ है? फोर्स इज पैरेलल टू ए डैश। सो अगर टॉर्क फोर्स पर परपेंडिकुलर हो गया तो वो एक्सिस, चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी वो परपेंडिकुलर हो गया। अब इस केस में आपको मालूम है कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे टॉर्क और एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपको मालूम है ना ये क्या हो गया? आर क्रॉस एफ कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री है। देयरफॉर क्या हो गया? टॉर्क का कंपोनेंट उस एक्सिस के अलोंग 0। देयरफॉर अगर फोर्स पैरेलल हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो टॉर्क कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टॉर्क ऑलरेडी फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स
क्या है, पैरेलल है। तो अगर फोर्स पर परपेंडिकुलर हो जाएगा टॉर्क, तो इस एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क इस केस में 0 हो जाता है। आइए केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2 में जब फोर्स एग्जैक्टली अलोंग किसके, इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में काम कर रहा हो, यानी डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा हो किसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को। केस 2, व्हेन F intersects axis of rotation, तो उस हालत में ये फोर्स किधर लगेगा, इस पॉइंट P पर ऐसे लगेगा। ठीक है, देख लीजिए एंगल क्या हो गया, एग्जैक्टली 0 हो गया। तो जब एंगल 0 हो गया, कैसे 0 हो गया, क्योंकि आपको मालूम है पहले अगर फोर्स लिए हुए थे तो ये आपका फाई था, ठीक है, तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में चला आया, तो ये एंगल क्या हुआ गया, रिड्यूस कर गया, देयरफॉर यहाँ पर फाई क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जब फाई 0 हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, तो कुल मिलाकर देखिए फोर्स डायरेक्टली कहाँ लग रहा है, ओरिजिन पे लग रहा है। ठीक है ना, कोई उसकी लेंथ जो है यहाँ पर, जहाँ पर वो कहाँ पर एक दूरी पर नॉब लगी हुई है ना, जिसको हमने आर्म लेंथ कह दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो वो लेंथ ही तो खत्म हो गई। डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, इस गेट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे गेट ओपन है और आप उस गेट के एज पर खड़े हुए हैं और एज पर फोर्स लगाकर अपनी तरफ पुल, या जिधर से वो हिंज्ड है या पिवोटेड है उस लाइन की तरफ पुश कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। उस हालत में टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज RF साइन फाई कितना, RF साइन 0 डिग्री। ठीक है, पूरा का पूरा 0। अब कंपोनेंट लिखना है आपको इस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग, तो आप जानते हैं एक बार जब टॉर्क ही 0 हो गया तो R क्रॉस F एंगल कुछ भी बन रहा हो cos थीटा, ठीक है, यही पूरा 0 है, तो क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है तो आर्म तो खत्म हो गया, आर्म खत्म हो गया तो सीधी सी बात है टॉर्क अबाउट द गिवन एक्सिस इज 0। ठीक है, नाउ केस थर्ड। केस थर्ड में मान के चलिए कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट P है, ये ओरिजिन O, और ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है, एट पॉइंट P, जो कि डोर नॉब पे है या हैंडल पे है। ठीक है, तो आप देखिए कि टॉर्क अबाउट दिस ओरिजिन जब आप लिखते हैं तो डेट इज इक्वल टू R क्रॉस F। कितना हो गया ये, RF साइन थीटा, और ये आपको उसका डायरेक्शन यूज़ करने के लिए यूनिट वेक्टर आपने लगाया है। ठीक है, अगर सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लिखें तो कितना हो जाएगा, RF साइन थीटा। दो बातें हैं इसमें, या तो आप R साइन थीटा लिखिए एक साथ F, या फिर आप R अलग कर लीजिए और F साइन थीटा। आप इसे लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर एंड दिस इज F, और आप इसे लिख सकते हैं इस वाले नेक्स्ट वाले लाइन को R F परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर फोर्स या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इज दैट ओके? आइए इस डोर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डोर के प्लेन पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इस दिए हुए प्लेन पर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर और F के बीच में एक एंगल क्या बन रहा है, ये पोजीशन वेक्टर अगर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें और ये हमारा फाई एंगल है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इसको पीछे की तरफ ले जाइए ऐसे, ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अगर ये एंगल फाई है
तो ये भी एंगल फाई है। इज दैट ओके? और यहाँ से आप एक लाइन एग्जैक्टली इस पे परपेंडिकुलर खींच लीजिए। किस पर? जो फोर्स वाली लाइन को आपने पीछे की तरफ लाया है उस पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर खींच लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस फाई। अब इस पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट ये लिखेंगे तो ये कितना आ गया आर साइन थीटा आ गया। देखिए तो यही ना आर साइन थीटा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये आर साइन थीटा किस पर परपेंडिकुलर है? जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, उस लाइन ऑफ एक्शन पर पोजीशन वेक्टर क्या है? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसे आप क्या लिखते हैं? आर साइन थीटा एफ लिखते हैं। दैट इज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड अपॉन दैट पॉइंट। इज दैट ओके? ये वाला जो लाइन है जहां पर ये लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, ये कहलाता है लीवर आर्म या मोमेंट ऑफ आर्म कहलाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ आर्म कहलाता है। ये जो लीवर आर्म है वो भी एग्जैक्टली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर सी बात है, समझ लीजिए इस डोर में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, चाहे इसको जैसे भी आप रोटेट कर दें इस गेट को नॉब पर फोर्स लगाकर, ये वाली लाइन जो है ना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर है। और अगर इसका कंपोनेंट भी आप निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये आपने कंपोनेंट निकाला और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये भी लाइन क्या होगी? इस दिए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर होगी। इज दैट ओके? ये एनालाइज करना माइंड में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि ये लाइन भी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर और ये लाइन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पर चारों तरफ से जितनी भी लाइन खींच दें, चाहे वो हम अपनी तरफ खींचे, चाहे इस कैमरे की तरफ खींच लें, चाहे बोर्ड की तरफ खींच लें, सर्कुलर चारों तरफ इस पर जितने भी लाइंस खींच लें, क्या हो जाएगा? वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए सारे रेडियस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर हैं। थोड़ा सा एनालाइज करना ब्रेन में मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यही कारण है कि लाइन चाहे आप जैसे भी ले लें, ये कंपोनेंट जो आर साइन थीटा है वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है उस दिए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाहर की तरफ निकल रही है लेकिन है परपेंडिकुलर उस दिए हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब ये दूसरा केस है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, लीवर आर्म और मोमेंट आर्म के अलावा एक और है। मान लीजिए हम ये नहीं लेकर जाना चाहते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ये एफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है? इस दिए हुए आर्म पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है या नहीं है? सो क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर। सो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो किस पर परपेंडिकुलर है? एग्जैक्टली इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। और यही वो फोर्स है जिसके कारण क्या हो रहा है? ये टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा, Ft से डिनोट कर दीजिए या F परपेंडिकुलर से। और ये फोर्स देखिए कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग है। देख लीजिए क्लियरली, समझ लीजिए। इसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इन सब चीज़ों को माइंड में क्लियर रख के चलिए। 1, 2 एंड 3 तीन केसेस लिए और 3 में
दो अलग अलग केस आपने देख लिया। एक तो लीवर आर्म का केस और लाइन ऑफ एक्शन का केस देखा, और दूसरा जब फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर काम कर रहा था, ठीक है, जिसको टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। और टॉर्क उसी टेंजेंशियल फोर्स के कारण डेवलप होता है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल दिए हुए रोटेशन एक्सिस के अलोंग रोटेट करना शुरू करती है। उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट होता है टॉर्क, उसके कारण बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री हो जाएगा और फिर उसका कंपोनेंट जब निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता रखी है। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।